जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी तरह से चल रही होगी और आप अच्छे तरह से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाली है। और अगर आप नहीं पढ़ रहे होंगे तो आपसे बड़ा बुड़बक कोई नहीं हो सकता है। तो इसलिए एग्ज़ाम ज्यों ही नज़दीक आ रही है, आप अपने मेहनत को बढ़ाइए। आज हम लोग इस वीडियो में विविध यानी मिसलेनियस स्टैटिक्स जीके का मिसलेनियस प्रश्नों को देखेंगे। और स्टैटिक्स जीके में जो भी टॉपिक पढ़े हैं वो सारे टॉपिक में अगर इन सारे प्रश्न नहीं आए हैं तो बचा कुचा छूटा तो इस वीडियो में देखेंगे। और यह वीडियो थोड़ा ख़ास होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल ऑप्शन को डिटेल इन्फॉर्मेशन बताएंगे, कुछ एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकती है। इस वीडियो में हम लोग टोटल 196 यानी 196 प्रश्नों का अध्ययन करने का कोशिश करेंगे। अगर उससे पहले हम थक जाते हैं या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तभी वीडियो बंद होगी, नहीं तो कोशिश करेंगे कि 196 प्रश्नों को एक ही वीडियो में पूरा कर दें। तो ये है 196। और इसके साथ पहले तो क्वेश्चन पढ़ते थे, उसके बाद आंसर बताते जाते थे, आगे बढ़ते जाते थे, जिस कारण 1 घंटा 1.5 घंटा लगता था पूरे वीडियो को पूरा करने में। लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। तो कितना समय लगेगा ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन देखते जाइए। इसमें आपको बहुत सारे प्रश्नों को जानने का मौका मिलेगा। एक प्रश्न के साथ कई अन्य इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगा। तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा और इंटरेस्टिंग भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का पहला प्रश्न है, लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो लंदन है टेम्स नदी के किनारे अवस्थित। और लंदन के बारे में कहा जाए तो लंदन सबसे बड़ा नगर है। राइन, ये राइन नदी के बारे में कहा जाए तो राइन जर्मनी के जो बोन शहर हैं वो राइन नदी के तट पर ही अवस्थित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये वेटिकन सिटी लीरा, ये गलत है। वेटिकन सिटी का मुद्रा है डॉलर। वेटिकन सिटी का मुद्रा डॉलर है। और वेटिकन सिटी जनसंख्या के दृष्टि से और क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा ये देश है। इंग्लैंड का मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, सऊदी अरब का रियाल और स्वीडन का मार्क है। तो इस प्रश्न से इतना इन्फॉर्मेशन मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चर्चित स्थान कंधमाल किस राज्य में है? तो ये कंधमाल है उड़ीसा में। और हाल ही में कंधमाल हल्दी को जीआई टैग मिला, तो ये उड़ीसा का ही हल्दी था, कंधमाल हल्दी। कंधमाल उड़ीसा राज्य में स्थित है। वर्ष 2008 में यहाँ सामुदायिक हिंसा भड़की थी, तो इस वजह से यह प्रश्न उस समय आया था। अगला प्रश्न है, क्रिश्चियन सबसे अधिक किस राज्य में है? तो क्रिश्चियन सबसे अधिक कहाँ है? केरल में है। केरल में सबसे अधिक क्रिश्चियन हैं। और नागालैंड ऐसा राज्य था जहाँ जनसंख्या घटी थी। 2011 के जनगणना के अनुसार नागालैंड ऐसा राज्य था जहाँ जनसंख्या घटी थी। गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। और गोवा किस नदी के तट पर अवस्थित है? गोवा मांडवी नदी के तट पर अवस्थित है। और कोंकणी भाषा गोवा में ही बोला जाता है। और कर्नाटक में कॉफ़ी सबसे अधिक उत्पादन होता है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, अक्षर दसोहा संबंधित है? तो अक्षर दसोहा संबंधित है दोपहर के भोजन से, जिसे मिड डे मील कहा जाता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या था अक्षर दसोहा। तो भारत सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पोषण में सुधार, उनकी उपस्थिति को बेहतर बनाने तथा उन्हें विद्यालय छोड़ने से रोकने के लिए 15 अगस्त 1995, याद रखिएगा 15 अगस्त 1995 में प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पोषणीय सहायता कार्यक्रम लागू किया गया। तो इस प्रश्न से इतना इन्फॉर्मेशन मिलता है। अगला प्रश्न है, बिमल राय द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म देवदास में मुख्य नायक की भूमिका निभाई। तो मुख्य नायक की भूमिका किसने निभाया था? तो इसका आंसर होगा दिलीप कुमार।
तो देवदास फिल्म के बारे में कुछ जानते हैं। तो देवदास बंगाली उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है जो वर्ष 1917 में प्रकाशित हुआ था। इस पर कई फिल्में बनी। वर्ष 1928 में इस पर पहली फिल्म बनी। इसके बाद इस उपन्यास पर क्रमशः वर्ष 1935, 1936, 1953, 1955 तथा 2002 में भी फिल्में बनी। बिमल राय द्वारा निर्देशित फिल्म देवदास वर्ष 1955 में बनी थी, जिसमें दिलीप कुमार मुख्य नायक तथा सुमित्रा सेन मुख्य नायिका थी। अगला प्रश्न है ओरेविले कहाँ स्थित है। तो इससे एक प्रश्न और बन जाता है कि ओरेविले का संबंध किस महापुरुष से है। तो इसका आंसर होगा अरविंद घोष। तो अरविंद घोष का संबंध ओरेविले से है। और यह क्वेश्चन विवादास्पद क्यों है तो इसके बारे में जानते हैं कि ओरेविले दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में विलुपुरम जिले में स्थित है। यह पुडुचेरी या जिसे पांडिचेरी कहा जाता है के निकट स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1968 ईस्वी में मीरा रिचर्ड द्वारा की गई, जिसकी रूपरेखा वास्तुकार रोजर एगन ने तैयार की थी। ओरेविले को भोर का शहर कहा जाता है। भोर का शहर किसे कहा जाता है? ओरेविले को कहा जाता है भोर का शहर। तो ये क्वेश्चन आयोग द्वारा विवादित घोषित किया गया था, इसका आंसर नहीं लिया गया है। तुंगस्का फायरबॉल नामक महाविस्फोट हुआ था। तो ये 1908 ईस्वी में हुआ था तुंगस्का फायरबॉल नामक विस्फोट। तो दरअसल हुआ क्या था? तो तुंगस्का फायरबॉल नामक महाविस्फोट रूस की तुंगस्का नदी के निकट 30 जून 1908 को हुआ था। ऐसा माना जाता है कि किसी उल्का या धूमकेतु के हवा में फटने के कारण यह विस्फोट हुआ था। पिंड की ऊंचाई धरातल से 5 से 10 किलोमीटर मानी जाती है। यह विस्फोट इतना ज़बरदस्त था ताकि आसपास के जंगलों में भी आग लग गई। तो तुंगस्का फायरबॉल कब हुआ था? 1908 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ अवस्थित है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया में। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र का दक्षिणी भाग सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। प्रारंभ में सिलिकॉन के एकीकृत परिपथ यानी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने वाली कंपनियों के कारण इसे यह नाम मिला। अगला प्रश्न है हाल ही के दिनों में ओबलापुरम कंपनी खबरों में रही, यह स्थित है। तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरहदों पर। ये उस समय का करंट अफेयर्स है 2012 के समय, जिस समय एग्जाम हुआ था। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाट के द्वारा किया गया था। जे.एल. वेड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया और ग्राहम बेल के द्वारा माइक्रोफोन का आविष्कार किया गया था। रडार सूक्ष्म तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है। सर रॉबर्ट अलेक्जेंडर वाटसन ने रडार का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है कर्म ही पूजा है उक्ति किसने कहा था? तो ये बसावन के द्वारा कहा गया था कर्म ही पूजा। गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। विश्वेश्वरैया को इंजीनियर, इसके जन्मदिवस पर इंजीनियर डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा बिलासपुर में है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है भारत की दूसरी सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला प्रमुख दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो यह दैनिक भास्कर। अगला प्रश्न है गुप्त लेखन से संबंधित अध्ययन कहलाता है? तो इसका आंसर होगा क्रिप्टोग्राफी।
क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। गुप्त लेखन से संबंधित अध्ययन क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। सुरक्षा के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में लीरेंज क्रिप्टोग्राफिक उपकरण का प्रयोग किया गया। इसमें कूट लेखन का प्रयोग किया जाता है क्रिप्टोग्राफी में। अगला प्रश्न है, किस कांग्रेसी को 1996 के संसदीय चुनाव में मध्य प्रदेश विकास पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र भरने के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया गया? तो उस समय का ये करंट अफेयर्स है और इसका आंसर होगा माधव राव सिंधिया। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? केरल का उच्च न्यायालय है एर्नाकुलम में स्थित। केरल का उच्च न्यायालय है एर्नाकुलम में स्थित और इसकी स्थापना हुआ था 1958 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान है कोलकाता में स्थित नेशनल बॉटनिकल गार्डन जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, मैकडोनाल्ड श्रृंखला है एक। तो मैकडोनाल्ड श्रृंखला फास्ट फूड रेस्तरां की एक श्रृंखला है। आंसर सी। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा केंद्र शासित नहीं है? तो ये गोवा नहीं है। गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है, जबकि लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और दिल्ली ये सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं। और कुल अभी भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जबकि 28 राज्य हैं। लूव म्यूजियम डैश में स्थित है? तो लूव म्यूजियम है पेरिस में स्थित। लूव्र म्यूजियम पेरिस यानी फ्रांस में स्थित है। यह म्यूजियम विश्व के लंबे म्यूजियमों में से एक है। विश्व के सबसे लंबे म्यूजियमों में एक लूव्र म्यूजियम है। पोखरण कौन से राज्य में स्थित है? तो पोखरण है राजस्थान में स्थित। और ये क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि 18 मई 1974 ईस्वी को यहाँ प्रथम परमाणु विस्फोट कराया गया था और उसके बाद 1998 ईस्वी में दूसरा परमाणु विस्फोट यहाँ कराया गया था। और प्रथम परमाणु विस्फोट हुआ था तो उसका नाम था इस्माइल बुद्धा और उसके बाद 1998 में जो परमाणु विस्फोट हुआ था उसमें उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। और 1974 में इंदिरा गांधी के समय में परमाणु विस्फोट कराया गया था और जबकि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में यह परीक्षण किया गया था परमाणु। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा तलचर में स्थित है। ऑपरेशन कुटीर ज्योति किससे संबंधित है? ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है ऑपरेशन कुटीर ज्योति। भारत सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए वर्ष 1988-89 में कुटीर ज्योति कार्यक्रम प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग अंतिम भोज जिसे लास्ट सपर कहा जाता है कि पेंटर कौन है? तो इसका आंसर होगा लियोनार्दो दा विंसी। लियोनार्दो दा विंसी इटली के प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार, वैज्ञानिक एवं संगीतज्ञ थे। लास्ट सपर, मोनालिसा इन्हीं की कृतियां हैं। प्रसिद्ध मोनालिसा क्या है? तो अभी तुरंत पढ़े थे। तो प्रसिद्ध मोनालिसा एक चित्राकृत है। मोनालिसा इतालवी चित्रकार लियोनार्दो दा विंसी के द्वारा कृत एक प्रसिद्ध चित्र है। यह एक विचार मग्न स्त्री का चित्र है जो अत्यंत हल्की मुस्कान लिए हुए है। संभवतः यह तस्वीर 1503 से 1506 के बीच ईस्वी के बीच बनाई गई थी, जो वर्तमान में फ्रांस के लूव्र संग्रहालय में स्थित है। तो अभी लूव्र संग्रहालय के
बारे में पढ़े थे कि यह म्यूजियम विश्व के सबसे म्यूजियमों में से एक है, जो कहाँ है, फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न है, फोर्थ एस्टेट शब्द निम्नलिखित में से संबंधित है। तो फोर्थ एस्टेट शब्द संबंधित हैं प्रेस से, और भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के क के 1 में रखा गया है। अन्य 3 स्तंभ हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका। अगला प्रश्न है, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है। तो रेड स्क्वायर है मॉस्को में स्थित, और मॉस्को कहाँ है, रूस में स्थित है। रेड स्क्वायर मॉस्को रूस में स्थित है। इस जगह का उपयोग जनता द्वारा विभिन्न अवसरों व आयोजनों पर किया जाता है। इसकी डिजाइन तथा पेंटिंग वैसली सुरिकोव तथा कॉन्स्टेंटिन युबोव के द्वारा की गई थी। ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है रेड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत देखिए ऑप्शन में है सीयर्स टावर शिकागो, एम्पायर स्टेट न्यूयॉर्क और पेट्रोनस टावर कोलालमपुर। तो अभी विश्व की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा। और जिस समय यह प्रश्न पूछा गया था 2006 ईस्वी में, तो उस अनुसार के मुताबिक प्रश्नकाल के दौरान सबसे ऊंची इमारत सीएन टावर, जो कि टोरंटो कनाडा में थी, इसका निर्माण 1976 में हुआ था। वर्तमान में सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है, और बुर्ज खलीफा की ऊंचाई है 829.8 मीटर। संयुक्त अरब अमीरात, ये दुबई में है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा, डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना है। तो खड़ी हुई संरचना है सीएन टावर, और सीएन टावर कहाँ है, तो यह है कनाडा में स्थित। एफिल टावर कहाँ स्थित है, तो एफिल टावर पेरिस फ्रांस में स्थित है। एफिल टावर, विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार किससे बना हुआ है, तो ये सीमेंट से बना हुआ है। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार। एफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में सीन नदी के तट पर स्थित है। यह पेरिस की सबसे ऊंची इमारत है। इस टावर की डिजाइन गुस्तावे द्वारा तैयार की गई थी। 81 मंजिली इस टावर की ऊंचाई 324 मीटर यानी 1063 फीट है। इसमें कुल 1660 सीढ़ियां हैं। अगला प्रश्न है, एफिल टावर जो 1887 से 1889 के बीच निर्मित की गई थी, तो ये कहाँ है, पेरिस में है। क्वेश्चन रिपीट है। अगला प्रश्न है, पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है, तो पीसा की झुकी हुई मीनार है ये इटली में। इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार को लीनिंग टावर और पीसा के नाम से जाना जाता है। यह मीनार वर्ष 1173 में बननी शुरू हुई, जिसे पूर्ण रूप करने में 200 वर्ष लग गए। यह विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित किस वस्तु का अंतर्राष्ट्रीय मापदंड 4H निर्धारित किया गया है, तो इसका आंसर होगा पेंसिल। तो ये सारे क्वेश्चन स्टैटिक्स जीके के हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा उलट पुलट हो सकता है, कभी किसी टॉपिक से कभी किसी टॉपिक से, तो इसलिए आप आराम से देखते रहिए और इसके साथ ही आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिए। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि 4H क्या है। तो 4H अंतर्राष्ट्रीय मापदंड पेंसिल के लिए निर्धारित किया गया है। ISI भारतीय गुणवत्ता का मानक है। यूरो अंतर्राष्ट्रीय वाहन प्रदूषण मानक है। उसके बाद इको मार्क भारत का पर्यावरण मानक है, तथा हॉलमार्क सोने चांदी के आभूषण की शुद्धता का मानक है। देखिए मेरे पास पेन नहीं है तो उंगली से लिखने में थोड़ा परेशानी होती है, तो इसलिए हम लिखते नहीं, सिर्फ सुनिए। आप सुनने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे आपको बहुत चीज़ याद हो जाएगा। और एक बार में याद नहीं होता है तो दूसरा बार देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बीवी गिरी। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीवी गिरी ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन नामक मजदूर संगठन के भी सदस्य थे। एन संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे। ये याद रखिएगा, एन संजीव रेड्डी जो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे। उसके बाद वे निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। के आर नारायण तथा आर के वेंकटरमन भी भारत के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, LTTE एक लड़ाकू संगठन है, तो ये श्रीलंका का लड़ाकू संगठन है LTTE। तो LTTE लिट्टे श्रीलंका का तमिल उग्रवादी तथा लड़ाकू संगठन है। इस संगठन के प्रमुख वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन हैं, जिस पर राजीव गांधी की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है। श्रीलंका सरकार द्वारा सैन्य कार्रवाई के माध्यम से लिट्टे को समाप्त कर दिया गया है। सैन्य कार्रवाई के दौरान प्रभाकरन मारा गया था। कब? 18 मई 2009 को। अगला प्रश्न है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट। उसके बाद है माओ से तुंग को चीन के साम्यवादी क्रांति के सूत्रधार और दलाई लामा को तिब्बत का आध्यात्मिक नेता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचना से भारतीय राज्य की पहचान कीजिए। सूचना है, यहाँ वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। दूसरा है, यहाँ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय स्थित है। यहाँ भारतीय सैनिक अकादमी स्थित है। तो ये सभी विशेषताएं कहाँ की है? उत्तरांचल की है। अगला प्रश्न है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरह हमारे यहाँ है। तो हमारे यहाँ है द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। जिस प्रकार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, तो उसी प्रकार भारत का है द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा गुलबर्गा, जो कि कर्नाटक में है। ये सही है। गुलबर्गा कर्नाटक का ऐतिहासिक स्थल तथा नगर है, जबकि मिदनापुर पश्चिम बंगाल का है। वर्धा महाराष्ट्र में है और कोचीन केरल में स्थित है। तो ये सही होगा। हेलमुट कोल कहाँ के थे? हेलमुट कोल जर्मनी के थे। हेलमुट कोल जर्मनी के थे। यहाँ वर्ष 1982 से 1998 तक वहाँ के चांसलर रहे थे। यह अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंबद्ध व्यक्ति हैं। तो ये चर्चिल, इनमें अलग हैं। तो क्यों अलग हैं? तो क्योंकि शैली किर्स चाउसर तीनों अंग्रेजी के कवि हैं, जबकि चर्चिल भूतपूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, इपस्टीन क्या है? तो इपस्टीन एक प्रसिद्ध शिल्पकार का नाम है। आंसर डी। इपस्टीन अमेरिका में जन्मे एक प्रसिद्ध शिल्पकार थे। इनका पूरा नाम सर जैकब इपस्टीन था। 1911 ईस्वी में इन्होंने ब्रिटिश नागरिकता ग्रहण कर ली। ये आधुनिक मूर्तिकला के अग्रणी शिल्पकार थे। अगला प्रश्न है, रूप कुंवर नाम संबंध है। तो रूप कुंवर नाम संबंध है सती से। रूप कुंवर राजस्थान की महिला थी जो अपने पति के साथ सती हो जाने के कारण चर्चित रही। अगला प्रश्न है, हरकिशन सिंह सुरजीत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से हैं? तो इसका आंसर होगा CPIM। ये उस समय का करंट अफेयर्स है, तो ये अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुछ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात हैं? तो ये है बाबा आमटे।
महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाजसेवी तथा मैग्सेसे पुरस्कार एवं अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित बाबा आमटे ने कुष्ठ रोगियों तथा विकलांगों के लिए आनंद वन नामक आश्रम की स्थापना की। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रणेता थे और ये बाबा आमटे को मैग्सेसे पुरस्कार 1985 में मिला था, जबकि अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार इन्हें 1999 ईस्वी में मिला था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जोड़े का गलत मिलान किया हुआ है? तो इसका आंसर होगा पीलिया। यह पीलिया यकृत को प्रभावित करता है, ना कि गला को। इंसेफेलिटिस मस्तिष्क सही है। वेदांत शोध कोलन और हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। पीलिया में ब्राइल पिगमेंट का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है, परंतु यकृत कोशिकाओं से इसका उत्सर्जन निम्न मात्रा में होता है। फलस्वरूप यह पीला वर्णक यकृत शिरा के माध्यम से रक्त में मिल जाता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आर्थिक सर्वे प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत में आर्थिक सर्वे प्रतिवर्ष बजट के पूर्व वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें विगत वित्तीय वर्ष की उपलब्धियों का विवरण रहता है। अगला प्रश्न है, सत्य, दैवत्य और सौंदर्य यानी सत्यम शिवम सुंदरम निम्न का आदर्शोक्ति है। तो इसका आंसर होगा दूरदर्शन का आदर्शोक्ति है। दूरदर्शन का आदर्श वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम। सजग रहो आदर्श वाक्य किसका है? तो सजग रहो आदर्श वाक्य है ये एनसीसी का, जिसे कहते हैं नेशनल कैडेट कोर्स। और तो एनसीसी के बारे में जानते हैं। सजग रहो यह स्काउट का आदर्श वाक्य है, सॉरी नेशनल एनसीसी नहीं, यह स्काउट का आदर्श वाक्य है। तो सजग रहो यह स्काउट का आदर्श वाक्य है। 1971 ईस्वी में वैंकूवर कनाडा में स्थापित ग्रीन पीस संस्था पर्यावरण सुरक्षा में कार्यरत समाज सेवी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसके लगभग 40 देशों में कार्यालय है। इनका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। रेड क्रॉस के बारे में जानते हैं। तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में जेनेवा में की गई थी। इसका उद्देश्य युद्ध तथा प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों की मदद करना है। और उसके बाद एनसीसी, तो एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर का शुभारंभ 15 जुलाई 1948 ईस्वी को हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ये 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। अगला प्रश्न है, चंपू क्या है? तो चंपू गद्य एवं पद्य की मिलीजुली पद्धति है चंपू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? तो इसका आंसर होगा कबीर। और कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। कबीर भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के कवि तथा समाज सुधारक थे। इन्होंने धार्मिक आडंबरों के विरोध के साथ हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच की खाई को पाटने का कार्य किया। वह दोनों को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य भी किया। समाज सुधार में इनका सर्वाधिक योगदान था। अगला प्रश्न है, कैट परीक्षा निम्नलिखित में प्रवेश के लिए ली जाती है। तो इसका आंसर होगा IIMS। कैट परीक्षा IIMS अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भारतीय प्रबंधन संस्थान में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक समय तक किसी राजनीतिक दल का अध्यक्ष बने रहने के लिए लिम्का ईयर बुक में हाल ही में किसको शामिल किया गया? ये 2005 का करंट अफेयर्स है। तो इसका आंसर होगा लाली यादव। ज़्यादा याद नहीं रखिए, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष अपनाया? तो इसका आंसर होगा 1952 ईस्वी में अपनाया गया था। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरुआत 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किया।
परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। अगला प्रश्न है, मानव बम विस्फोट से राजीव गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा श्री पेरुम्बदूर में हुआ था, और ये कहाँ है? तो तमिलनाडु में स्थित है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में एक चुनावी सभा के दौरान आत्मघाती बम हमले द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, 23 डिग्री मासिक कार्यक्रम और लगभग 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में सर्वोत्तम फसल किसकी होती है? तो इसका आंसर होगा चावल की होती है। चावल की खेती के लिए 21 से 27 डिग्री औसत तापमान तथा 150 से 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो इसका आंसर होगा नेंड और नॉर गेट। नेंड और नॉर गेट हैं यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक्स। यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक्स नेंड और नॉर कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रयोग होने वाला लॉजिकल गेट्स हैं। अगला प्रश्न है, अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं का घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना अमेजन निम्नलिखित किस देश में अवस्थित है? तो अमेजन है ब्राज़ील में स्थित, और ये ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना अमेजन दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील देश में स्थित है। कोलंबिया में पश्तो नदी, वेनेजुएला में ओरिनाको नदी तथा अर्जेंटीना में ला नदी बहती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में रिलायंस ग्रुप द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा गैस आधारित पावर संयंत्र लगाया जाना है? तो इसका आंसर होगा दादरी में। ये भी उस समय का करंट अफेयर्स है। वेदों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत में कहते हैं चत्वारः वेदा सन्ति। वेद की संख्या 4 है। कौन कौन वेद हैं? तो ऋग्वेद हैं, सामवेद हैं, यजुर्वेद हैं, अथर्ववेद हैं। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सबसे पुराना है। सामवेद संगीत प्रधान है, यानी संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। अथर्ववेद में जादू, टोना, टोका टोकी, सारा चिकित्सा ये अथर्ववेद में है। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। थोड़ा अच्छा प्रयास किए हैं कुछ अलग इन्फॉर्मेशन देने का। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकती है, कोई बात नहीं, देखते रहिए। पीली क्रांति शब्द किस बड़ी मात्रा में उत्पादित के संदर्भ में प्रयुक्त होती है? तो पीली क्रांति होती है खाद्य तेल से। पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेलों के उत्पादन से है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य उद्योग से संबंधित है। कृष्ण क्रांति शीर्षक बहु प्रयुक्त पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा पेट्रोल। कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोल उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। और सुनहरी क्रांति बागवानी से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी कंपनी निजी क्षेत्र की है? तो MTNL, BSNL ये सारे निजी क्षेत्र की नहीं है, ये सार्वजनिक क्षेत्र की है। इसका आंसर होगा उपयुक्त डी। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी MTNL, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL दोनों सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। निजी क्षेत्र की संचार कंपनियां रिलायंस, हच, एयरटेल तथा टाटा इंडिकॉम है। अगला प्रश्न है, मैक संख्या के संबंध में प्रयुक्त होती है? तो बायुयान। मैक संख्या यानी मैक नंबर वायुयान की गति के संबंध में प्रयोग किया जाता है। ऑक्टेन नंबर मोटर वाहनों के ईंधन की दक्षता से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? तो बड़ा इमामबाड़ा है लखनऊ में स्थित। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। इसका निर्माण लखनऊ के नवाब आसफउद्दौला ने 1784 में कराया था। कब? 1784 में कराया गया था।
अगला प्रश्न है, महाभारत में कर्ण से कवच कुंडल किसने मांगा था? तो इसका आंसर होगा इंद्र। महाभारत में कर्ण से कवच कुंडल इंद्र के द्वारा मांगा गया था। महाभारत में कर्ण से कवच कुंडल इंद्र ने दान स्वरूप मांग लिया था। दानवीर कर्ण को ये कवच कुंडल उनके पिता सूर्य ने दिया था। कवच कुंडल ऐसे उपकरण थे जिनके रहते कर्ण को युद्ध में कोई मार नहीं सकता था। अगला प्रश्न है, बलराम की पत्नी का क्या नाम था? बलराम की पत्नी का नाम था रेवती। सुभद्रा बलराम की बहन एवं अर्जुन की दूसरी पत्नी थी। भगवान कृष्ण के भाई बलराम की पत्नी का नाम रेवती था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71, यानी कुल 196 प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, तो उसमें 106 अभी 71वां प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पांडवों में एक अर्जुन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा फाल्गुन। अर्जुन को इन 10 नामों से जाना जाता है, तो वो कौन कौन से नाम है जान लीजिए। पहला नाम है अर्जुन, फाल्गुन, जिष्णु, कीर्ति, श्वेतवाहन, विभासु, विजय, पार्थ, सब्यसाची एवं धनंजय। महाभारत में अर्जुन स्वयं कहते हैं, अपने बाण मैं दोनों हाथों से चला सकता हूं, इसलिए मुझे सब्यसाची कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धृतराष्ट्र का पुत्र था? तो ये दुशासन धृतराष्ट्र का पुत्र था और विदुर धृतराष्ट्र के भाई थे, जो महामंत्री भी थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से प्रमुख दुर्योधन, दुशासन, जलागंधा और समा था। अगला प्रश्न है, महाभारत के अनुसार निम्न में से कौन धृतराष्ट्र का भाई था? तो इसका आंसर होगा विदुर धृतराष्ट्र का भाई था, बहुत ही ज्ञानी थे। अगला प्रश्न है, योग दर्शन किससे संबंधित है? तो योग दर्शन है किससे संबंधित? पतंजलि से संबंधित हैं, जबकि न्याय दर्शन गौतम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बुद्ध का अभिप्राय क्या है? तो बुद्ध का अभिप्राय है ज्ञान प्राप्ति। भगवान राम के भाई लक्ष्मण की माता थी, तो इसका आंसर होगा सुमित्रा थी लक्ष्मण की माता। कौशल्या देवकी एवं कैकेयी क्रमशः राम, कृष्ण एवं भरत की माता थी, यानी कौशल्या राम की, देवकी कृष्ण की और कैकेयी भरत की माता थी। लक्ष्मण की माता का नाम सुमित्रा था। अगला प्रश्न है, कृष्ण की माता का नाम देवकी, बलराम की माता का नाम क्या था? बलराम की माता का नाम था रोहिणी। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ मठ किससे संबंधित है? तो बद्रीनाथ मठ संबंधित है विष्णु से। बद्रीनाथ मठ उत्तराखंड के चमोली जिले के गढ़वाल की पहाड़ियों में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित भगवान विष्णु का प्राचीन मंदिर है। इसकी स्थापना 9वीं सदी में आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुज के द्वारा किया गया था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी। यहाँ इस आंदोलन के अग्रणी रामानुज थे। रामानुज उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचारक थे। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जीवन के पथ प्रदर्शक कौन थे? तो भारतीय पुनर्जीवन के पथ प्रदर्शक थे राजा राम मोहन राय। यह बहुत ही विद्वान आदमी थे और इनकी मृत्यु हो गई थी ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में जगह है ब्रिस्टल। 1833 ईस्वी में ही ये भारतीय पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू विधि को सर्वप्रथम किसने संहिताबद्ध किया था? तो इसका आंसर होगा मनु ने संहिताबद्ध किया था। मनु स्मृति में प्राचीन भारतीय समाज और हिंदू विधि को संहिताबद्ध किया गया है। इसे मनु की विधि यानी लॉ ऑफ मनु के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रासलीला याओत्संग लाई हरा बोबा त्यौहार किसके हैं? तो इसका आंसर होगा मणिपुरी लोगों के हैं। मणिपुर के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से वो जान लेते हैं। तो लाई हरा बोबा, याओ तसांग, जातरा, रमजान, ईद, कूट, गंग, नगई, चुम्पा, क्रिसमस, हेकरू, ही
हिडोंगबा आदि, ये सारे मणिपुर के त्यौहार हैं। अगला प्रश्न है पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो पारसी धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है ज़ेंदावेस्ता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है और देश भी है। यह सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर होगा श्री रविशंकर। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक हैं। प्रख्यात आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर ने आर्ट ऑफ लिविंग का प्रतिपादन किया तथा इसके प्रचार प्रसार हेतु इससे संबंध एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना भी की थी। अब अगला प्रश्न है यह विवादित प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा छद्म नहीं है? देखिए छद्म है अगर रहता तो इसका आंसर सही भी हो सकता था। प्रश्नकाल के स्वरूप के आधार पर कोई विकल्प सही नहीं है, परंतु प्रश्न से नहीं शब्द यदि हटा दिया जाए तो इसका उत्तर विकल्प डी होगा, यानी पेले होगा, क्योंकि स्टालिन, हो ची मिन्ह, फ्रायड तीनों मूल नाम हैं। ये अब पेले का वास्तविक नाम एडिसन अरांटिस नेसिमेंटो है, तो ये प्रश्न ही गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाम कार के किसी मॉडल का नहीं है? तो इसका आंसर होगा एक्सप्रेस। एक्सप्रेस ये कार के मॉडल का नाम नहीं है, जबकि ये सारे जो कार के मॉडल का नाम है। एकॉर्ड, लॉन्सर तथा एक्सेंट तीनों प्रसिद्ध कंपनियों के कार मॉडल है। एक्सप्रेस कार का मॉडल नहीं है। एक्सेंट हुंडई कंपनी की तथा एकॉर्ड फोर्ड कंपनी की कार है। अगला प्रश्न है धनुष व तीर निशान है। तो धनुष व तीर निशान इनमें से किसी का नहीं है, तो ये बहुत प्रश्न पुराना है और इसका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं भी आ सकता है, फिर भी जान लेते हैं। धनुष व तीर शिबू सोरेन गुट वाले क्षेत्रीय राजनीतिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव निशान है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान आपको मालूम ही है, कमल है, कोमल और कमल बीजेपी का। अगला प्रश्न है तत्वश्री नामक संस्था का प्राथमिक उद्देश्य है। तो तत्वश्री संस्था का प्राथमिक उद्देश्य है हस्तकला व हस्तशिल्प गृह उद्योगों को प्रोत्साहन देना। अगला प्रश्न है प्रथम बार भारत में IAS की परीक्षा कब हुई? तो 1947 ईस्वी में हुई थी प्रथम बार भारत में IAS की परीक्षा। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भर्ती के लिए प्रथम प्रतियोगिता परीक्षा जुलाई 1947 में आयोजित की गई। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल कितना है? 312। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचना होती है? तो इसका आंसर होगा पाठ भी होती है, चित्र भी होती है और ध्वनि भी होती है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW में पाठ, चित्र तथा ध्वनि तीनों प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इंटरनेट वेबसाइट पर हम एक स्थान पर बैठे बैठे वांछित मुद्रित पाठ सामग्री, चित्र सामग्री तथा शब्दोच्चारित सामग्री को देख तथा सुन सकते हैं। WWW सूचनाओं तथा अन्य सामग्री का विश्वव्यापी नेटवर्क है। अगला प्रश्न है अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर होगा बाघ अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। चिंपैंजी, बंदर, गोरिल्ला तथा बाघ में से बाघ की दहाड़ से सर्वाधिक तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके पश्चात क्रमशः गोरिल्ला, बंदर तथा चिंपैंजी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रकार के कपड़ों में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन के उपयोग द्वारा निर्मित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा टेरिलीन।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94। तमिलनाडु में हाल के सुनामी के प्रभाव से चिरकाल से भूगर्भ में स्थित मंदिर तट पर आ गए। किस स्थल पर यह घटित हुए पहचानिए। तो इसका आंसर होगा महाबलीपुरम। 26 दिसंबर 2004 को आई विनाशकारी सुनामी समुद्री लहरों के प्रभाव से जहां एक और अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट समुद्र में समाहित हो गया, वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु में के समुद्री तट में स्थित पल्लवकालीन महाबलीपुरम की अनमोल विरासत तट पर आ गई। सेवन पैगोडाज नाम से प्रसिद्ध महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण 8वीं सदी में पल्लव शासकों ने पत्थरों को काटकर कराया था। अद्भुत स्थापत्य के नमूने इन मंदिरों को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। अगला प्रश्न है असम शिल्प के आश्चर्यचकित संसार के अन्वेषण के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा सुवलकुची को जाना जाता है। आंसर बी। अगला प्रश्न है रेशम उत्पादन की दृष्टि से सबसे अच्छा माना जाने वाला शहर। तो सबसे अच्छा माने जाने वाला शहर है श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न है असम के वैष्णव सुधारक श्री शंकर देव का जन्म स्थान निम्न है। तो शिव शंकर देव का जन्म स्थान है बोरडोबा। बोरडोबा असम के महान वैष्णव संत तथा समाज सुधारक श्री शंकर देव की जन्मभूमि है। धुबरी असम का जिला है। मोरन द्वीप में प्रसिद्ध कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। वैष्णव शंकर देव ने असमिया भाषा के साहित्यिक प्रतिष्ठा दिलाई। अगला प्रश्न है वास्तव एक मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करके नीचे दिए कोट में सही उत्तर चुनिए। अब देखिए लखीमनाथ बेजबरुआ, तो ये इसका उपनाम ये किसका उपनाम थे। तो इसका आंसर होगा रसराज। रजनीकांता बोरदोलाई, तो ये होगा उपन्यास सम्राट इसे कहा जाता था। अगला प्रश्न है ओमियो कुमार दास, तो ये होगा ई यहाँ आ गया है जिसे लोकनायक कहा जाता है। और हेमचंद्र बरुआ को त्यागवीर कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप टापू किसे उत्पन्न है। तो लक्षद्वीप है रीफ फॉर्मेशन। अगला प्रश्न है दाभोल विद्युत परियोजना है, तो ये कहाँ है दाभोल विद्युत परियोजना। महाराष्ट्र में स्थित है दाभोल विद्युत परियोजना। अमेरिकी ऊर्जा कंपनी एनरॉन एनर्जी ने महाराष्ट्र में दाभोल विद्युत परियोजना का निर्माण किया, किंतु कई प्रकार के विवादों के चलते एनरॉन ने इस परियोजना से अपने को अलग कर लिया। तो 100 प्रश्न का अध्ययन कर चुके हैं, अब करेंगे 96 प्रश्नों का अध्ययन। टोटल 196 प्रश्न है इस मिसलेनियस में। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तहलका कांड की जांच हेतु गठित आयोग का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा वेंकट स्वामी आयोग। रक्षा सौदा से संबंधित तहलका कांड की जांच के लिए वेंकट स्वामी आयोग का गठन किया गया था, परंतु सरकार द्वारा न्यायमूर्ति वेंकट स्वामी को एक अन्य आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने से उठे विवाद में वेंकट स्वामी ने अपना इस्तीफा दे दिया। बाद में तहलका प्रकरण की जांच के लिए फूकन आयोग गठित किया गया। तो इस प्रश्न से इतना इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। अगला प्रश्न अल्फांसो है, तो ये अल्फांसो आम की एक किस्म है। अल्फांसो आम की एक किस्म है। अल्फांसो किस्म के आम का उत्पादन दक्षिणी भारत में होता है। इसे अधिकांशतः निर्यात कर दिया जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? तो कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, जिसका अंग्रेजी ये वैज्ञानिक नाम क्या है? निलंबो न्यूसीफेरा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी है मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम है पराबोक्रिस्टेटस। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, जिसे फाइकस पेंडालिसिस कहते हैं। और राष्ट्रीय फल मंजीफेरा इंडिका अर्थात आम है। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रध्वज में चक्र में कितने स्पोक हैं? तो इसका आंसर होगा 24 स्पोक्स हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बीच की सफ़ेद पट्टी में गहरे नीले रंग की 24 तीलियों वाला अशोक चक्र 24 घंटे धर्म तथा ईमानदारी के मार्ग पर चलकर राष्ट्र की उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। अगला प्रश्न है, आरोही क्रम से भारतीय ध्वज के रंग हैं? तो इसका आंसर होगा, तो पहले होगा हरा, फिर सफ़ेद और केसरिया, नीचे से ऊपर। ऐसे आप देखे ही होंगे, झंडा हरा होता है, सफ़ेद होता है, ऊपर केसरिया होता है, इसमें बीच में 24 तिलियाँ होती हैं। बोलिए भारत माता की जय। चलिए अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होएगा 3:2। अगर चौड़ाई और लंबाई पूछा जाएगा तो 2:3 होगा। अगला प्रश्न है 107वां प्रश्न, भारत सरकार ने वर्ष 2001 को कैसे वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये देखिए, आप ये नहीं याद कीजिए, ये 2001 का करंट अफेयर्स है। चलिए अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया? तो इसका आंसर होगा 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को गाया गया था भारत का राष्ट्रीय गान। और राष्ट्रीय गान की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रीय गान के बारे में कुछ जान लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा यह राष्ट्रगान रचना किया गया था। राष्ट्रीय गान जनगण मन का प्रकाशन सर्वप्रथम 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से हुआ था। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसे 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। और जिस समय 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो बिशन नारायण दत्त थे। अगला प्रश्न, भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 19 जून 1999 को हुआ था और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? तो इसका आंसर होगा 20 फरवरी 1999 ईस्वी को हुआ था। दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन 20 फरवरी 1999 को हुआ था। इस सेवा की प्रथम बस में जो दिल्ली से लाहौर के लिए रवाना हुई थी, उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समेत अनेक गण्यमान्य व्यक्ति और लाहौर जाने के लिए सवार हुए। बाद में कारगिल में पाकिस्तान घुसपैठियों के आक्रमण के कारण यह बस सेवा बंद कर दी गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 111, आईआईटी की परिकल्पना कहाँ से ली गई है? तो आईआईटी की परिकल्पना ली गई है आईआईटी अमेरिका 111 का एक। आईआईटी की परिकल्पना 1946 में नलिनी रंजन सरकार कमेटी की संस्तुतियों पर आधारित है, जिसमें देश की उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में 4 उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए सुझाव दिया गया। यह परिकल्पना अमेरिका के मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय की तकनीकी शिक्षा के आधार पर की गई थी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है एक, यह नाम है पर्वत का। आंसर डी। अगला
इसी को जान लेते हैं। सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन ओलंपस पहाड़ियों पर यूनानी देवता के सम्मान में 1773 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ओलंपिक खेल 1394 ईस्वी तक लगातार आयोजित होते रहे, परंतु इसके बाद इन खेलों का आयोजन बंद हो गया। पुनः 1896 ईस्वी में एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1896 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सेबी अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाकर कर दिया गया है। तो देखिए ये विवादास्पद प्रश्न है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का फुल फॉर्म है की स्थापना प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। सेबी की स्थापना कब की गई थी? 1988 को की गई थी। वर्ष 1992 में इसे सेबी एक्ट 1992 के तहत अधिनियमित किया गया। बोर्ड के अध्यक्ष सहित 6 सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित किया गया था। इसके वर्तमान अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। इनसे पूर्व के अध्यक्ष यूके सिन्हा 5 वर्ष से भी अधिक का कार्यकाल पूरा किया था। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड निम्नलिखित को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया। तो इसका आंसर होगा प्रारंभिक शिक्षा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित अभियान है। इस कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालयों को भारतीयों भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इसे वर्ष 1987 में प्रारंभ किया गया था। ब्लैक बोर्ड 1987। अगला प्रश्न है, CSIR एक स्वायत्त शासी निकाय है जिसका निर्माण किया गया था अनुसंधान तथा विकास के समग्र विस्तार हेतु। निम्नलिखित को छोड़कर, किसको छोड़कर? कृषि को छोड़कर। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1942 में हुई थी। इस स्वायत्त शासी संस्था का उद्देश्य वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान का विकास करना था। कृषि विकास से इसका कोई संबंध नहीं था। अगला प्रश्न है, कालक्रम यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित क्रम का अर्थ है। तो इसका आंसर होगा तिथि समय अनुसार। आंसर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्नाटक में है? तो नंजनगूड शहर कर्नाटक में स्थित है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है बेंगलोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद सेलुलर फोनों से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा GSM सेलुलर फोन से संबंधित है। GSM पद सेलुलर फोनों से संबंधित शब्दावली है। GSM वह तकनीक है जिसके द्वारा एक मोबाइल सेट से ही अनेक कंपनियों के सिम कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वाजपेयी द्वारा चालू की गई कंप्यूटर शिक्षा योजना है? कंप्यूटर शिक्षा योजना है विद्या वाहिनी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्कूलों में कंप्यूटर साक्षरता के लिए विद्या वाहिनी कंप्यूटर शिक्षा योजना संचालित की थी। इस योजना की घोषणा वर्ष 2000 में की गई थी। कन्या विद्या धन उत्तर प्रदेश सरकार की लड़कियों को शिक्षा में आर्थिक सहायता देने की योजना है। तो देखिए ये 2004 का करंट अफेयर्स है, तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है, श्वेत पत्र क्या है? तो श्वेत पत्र क्या है? तो सरकार के द्वारा जारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों का विस्तृत विवरण होता है। श्वेत पत्र किसी देश के सरकार द्वारा जारी दस्तावेज है जिसमें महत्वपूर्ण नीतियों का विस्तृत विवरण होता है। भारत सरकार अब तक कुल 10 बार श्वेत पत्र जारी कर चुकी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 122। भारत के किस राज्य में निरक्षरों की संख्या सबसे ज़्यादा है?
तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अब कहिएगा बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है ये, तो ये प्रतिशत के दृष्टि से है, संख्या के दृष्टि से उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश में निरक्षरों की संख्या सर्वाधिक है, जबकि निरक्षरों के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, मेडिकल हिस्ट्री में नीचे दी गई 4 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो इसका आंसर होगा अंग प्रत्यारोपण सबसे पहले हुई थी। चिकित्सा संबंधी दी गई महत्वपूर्ण घटनाओं में सर्वप्रथम अंग प्रत्यारोपण का सफल प्रयोग किया गया। दक्षिणी अफ्रीका के डॉक्टर बर्नार्ड ने सर्वप्रथम अंग प्रत्यारोपण का प्रयोग किया था। इसके बाद प्लास्टिक सर्जरी, टेस्ट ट्यूब बेबी तथा क्लोनिंग जैसे चिकित्सा अनुप्रयोग किए गए थे। किस देश का पुराना नाम फार्मोसा था? तो इसका आंसर होगा ताइवान। ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। भारत का जम्मू द्वीप तथा म्यांमार का बर्मा है पुराना नाम। अगला प्रश्न है, कौन सा नगर संतरे के लिए विख्यात है? तो नागपुर है संतरे के लिए विख्यात, यानी खट्टे फलों के लिए विख्यात है नागपुर। महाराष्ट्र का नागपुर नगर संतरे से उत्पादन के लिए विख्यात है। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग चाय उत्पादन के लिए तथा लखनऊ चिकन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में हुआ था बांग्लादेश का सृजन। तो बांग्लादेश का सृजन हुआ था, उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बात जान लेते हैं। बांग्लादेश का सृजन 16 दिसंबर 1971 को तब हुआ जब बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी जनरल ए.के. नियाजी ने ढाका में अपने सैनिक के साथ भारतीय जनरल अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। वर्ष 1972 में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, कन्या विद्या धन योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ये 2004 का प्रश्न है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी वर्तमान में जो भी योजना चल रही है वो आपको याद करना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आंध्र प्रदेश के समुद्री तटीय जिलों की संख्या कितनी है? तो आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय जिलों की संख्या है 9। आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय जिलों की संख्या 9 है। और कौन कौन से ज़िले हैं तो एक बार जान लीजिए, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कृष्णा, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, विशाखापत्तनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम, प्रकाशम, गुंटूर एवं नेल्लौर। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद भी आंध्र प्रदेश में तटीय आंध्र के सभी जिले शामिल हैं। इसमें रॉयल सीमा के जिलों को मिलाकर आंध्र प्रदेश की कुल जिलों की संख्या 13 हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम पूरी एक अन्य नाम नहीं है? तो इसका आंसर होगा आर्क क्षेत्र। 129 प्रश्न। अगला प्रश्न है, हैदराबाद के रजाकार आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद को एक स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र बनाना। 130 का ए। हैदराबाद के रजाकार आंदोलन का उद्देश्य हैदराबाद को एक स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र बनाना था। वे भारत के बजाय पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, लेकिन सैन्य कार्रवाई के द्वारा इसको भारत में मिला लिया गया था। कैसे नहीं मानेगा ससुरा, मारते मारते तो सोच कर देंगे, अलग राष्ट्र बनाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वरुणा योजना डैश से संबंधित है? तो वरुणा मतलब मेघ छिड़काव से संबंधित है वरुणा योजना। वरुणा योजना कृत्रिम ढंग से मेघों के छिड़काव से संबंधित है। अस्त्र भारत के रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित अत्याधुनिक प्रक्षेपास्त्र है। अगला प्रश्न है, जन संपादन एक सड़क यात्रा है जो डैश लोगों को पारस्परिक संबंध रखने के लिए है। तो इसका आंसर होगा SM कृष्णा, आंसर सी। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक कब से लगा दी गई? तो इसका आंसर होगा 31 मई। और ये 2004 का प्रश्न है, 31 मई। तो 31 मई को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जुड़वा ओलिव शाखाओं
से पार्श्विक सफ़ेद ध्रुवीय नक्शे के साथ हल्के नीले रंग का झंडा। तो ओलिव की शाखा जहाँ आएगा तो आप समझ लीजिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का बात कर रहा है, तो इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। और इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप पर। अगला प्रश्न है साइनर्जी इन एनर्जी हेतु सलाह देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। तो इसका आंसर होगा बी कृष्णमूर्ति। ये भी उस समय का 2005 का करंट अफेयर्स है। अगला प्रश्न है भारत में योजना अवकाश किसके बाद हुआ था? तो 1966 के सूखा के बाद हुआ था योजना अवकाश। अगला प्रश्न है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जिम्मेदारी किस पर होती है? तो इसका आंसर होगा पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है डैश एक व्यापारिक नाम है जो प्रिंटर के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर होगा हेवलेट पैकार्ड। हेवलेट पैकार्ड व्यापारिक नाम प्रिंटर के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्रॉम्पटन ग्रिप्स नाम से पंखे बाजार में उपलब्ध है। हिंदुस्तान लीवर उपभोक्ता सामानों तथा व्हीलरपुर रेफ्रिजरेटर के उत्पादों से जुड़ा हुआ पारस्परिक नाम है। अगला प्रश्न है व्हील यानी चक्र डैश का द्योतक है। तो इसका आंसर होगा उन्नति का द्योतक है। अगला प्रश्न है पहले ये देखते हैं व्हील धर्म एवं ईमानदारी के मार्गों में चलकर राष्ट्र की उन्नति की ओर ले जाने का द्योतक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच 24 तीलियों से संयुक्त चक्र निशान इसी का प्रतीक है। अगला प्रश्न है स्वदेशी फल। स्वदेशी फल कौन कौन से हैं? 1 2 4 यानी आम है, अंगूर है और केला, ये सारे स्वदेशी फल हैं। आम, अंगूर तथा केला भारत के स्वदेशी फल हैं। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत दशहरी आम का प्रमुख निर्यातक है। आम निर्यातक प्रमुख रूप से इंग्लैंड को किया जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत में स्थित है। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत में कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। कोलकाता में ही साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स तथा बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित हैं। इलाहाबाद में हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान तथा पटना में खुदाबख्श लाइब्रेरी, हैदराबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्थित है। अगला प्रश्न है किस वर्ष यूरो मुद्रा का प्रचलन शुरू किया गया? तो इसका आंसर होगा 1999 ईस्वी में यूरो मुद्रा का प्रचलन शुरू किया गया था। तो देख लेते हैं क्या है यूरो मुद्रा का हाल। 1 जनवरी 1999 से यूरोपीय संघ के 12 देशों में एकल मुद्रा यूरो का प्रचलन आरंभ हो गया। वर्तमान में इन देशों की संख्या 18 हो गई। 28 सदस्यीय यूरोपीय संघ के 3 देशों स्वीडन, डेनमार्क तथा ब्रिटेन ने यूरोपीय एकीकृत मुद्रा यूरो को अभी अपने यहाँ प्रचलित नहीं किया है। अगला प्रश्न देखते हैं श्री एल.के. आडवाणी के किस निर्वाचन क्षेत्र से संसदीय चुनाव लड़ा? तो इसका आंसर होगा गांधीनगर। घड़ी किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो घड़ी है एनसीपी। घड़ी शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का चुनाव चिन्ह है। लालू प्रसाद के नेतृत्व वाली आरजेडी चुनाव चिन्ह लालटेन तथा मायावती के नेतृत्व वाली बीएसपी का चुनाव चिन्ह हाथी है। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था जय जवान जय किसान का नारा। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। शास्त्री जी की पाकिस्तान के साथ ताशकंद में समझौते वार्ता के दौरान मृत्यु हो गई थी। उन्हें शांति का दूत कहा जाता है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है
का तथा इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु को ग्रीन हाउस वायु कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस यानी CO2 ही वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। ऑक्सीजन, O2 प्राणवायु तथा नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? तो 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो 21% वायुमंडल में पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है। आंसर डी। स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है। स्विट्जरलैंड को यह नाम देने का श्रेय आंग्ल लेखक लेस्ली स्टीफेन को है। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के विख्यात भारतीय शायर मिर्जा गालिब ने प्रमुख रूप से 2 भाषाओं में लिखा है। वे हैं पार्सियन और उर्दू। आंसर सी। अगला प्रश्न है, किस देश ने संसार में सबसे अधिक गहराई एवं सबसे अधिक निःशब्द न्यूक्लियर पनडुब्बी का निर्माण किया? तो इसका आंसर होगा रूस। ये 2006 का करंट अफेयर्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ग्रेटर मुंबई है सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? तो इसका आंसर होगा मराठी द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है, जबकि कन्नड़, मलयालम और तेलुगु द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक संभावित वायु कहाँ है? ये आयु। तो इसका आंसर होगा जापान। विश्व में सबसे अधिक संभावित आयु कहाँ है? जापान की है। चलिए अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में है बौद्ध धर्म मानने वालों की सर्वाधिक संख्या। वर्तमान में विश्व में दूसरे नंबर का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा संघाई है। ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार नहीं, 2011 नहीं, ये 2006 में प्रश्न पूछा गया, तो 2001 की जनसंख्या के अनुसार है। तो ये सब बड़ा प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं। केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश की सरकारों ने निम्न में से किन नदियों को जोड़ने की परियोजना पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर होगा केन बेतवा नदी। अगला प्रश्न है, रेयन फाइबर का निर्माण होता है। रेयन फाइबर का निर्माण होता है लुगदी से। रेयन फाइबर का निर्माण किससे होता है? लुगदी से होता है। युआन कहाँ की मुद्रा है? युआन मुद्रा है चीन की, और इसका अब दूसरा नाम हो गया रेमेनबी, याद रखिएगा। चीन की मुद्रा यूनान है, जबकि इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो रुपया है इंडोनेशिया की मुद्रा। थाईलैंड की मुद्रा को बाहत कहते हैं, और जापान की मुद्रा क्या है? येन है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? तो इंग्लैंड की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है, जिसे ब्रिटिश पाउंड भी कहा जाता है। रूबल रूस की मुद्रा है तथा डॉलर अमेरिका के साथ साथ अन्य अनेक राष्ट्रों के मुद्राओं की संज्ञा है। अगला प्रश्न है, इटली की मुद्रा है। इटली की मुद्रा क्या है? इटली की मुद्रा है लीरा। अगला प्रश्न है 160वां, इंदिरा गांधी वर्ष 1966 में प्रधानमंत्री बनने से पहले लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में कौन सी मंत्री थी? तो इसका आंसर होगा सूचना एवं प्रसारण मंत्री। वर्ष 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने श्रीमती इंदिरा गांधी को अपने मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया। यह पद कैबिनेट में चतुर्थ उच्च पद है। वर्ष 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। अगला प्रश्न है, एक वॉलंटरी
स्वयंसेवी संस्था वाइल्ड सोसाइटी ऑफ उड़ीसा ने प्रदेश सरकार का ध्यान इस बात पर दिलाया है कि प्रदेश के वन्य जीव विलुप्त होने के कगार पर हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा अनियंत्रित वन्य संपत्ति चोरी, आंसर डी। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सड़क सबसे अधिक ऊंचाई पर है? तो इसका आंसर होगा खारदुंगला लेह मनाली मार्ग। अब क्या हो गया? उमलिंगला दर्रा पर। तंजौर पेंटिंग निम्न में से किसके कलात्मक समन्वय का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा पेंट, लकड़ी एवं सिल्क। तंजौर पेंटिंग कपड़े पर की जाती है। इसे कपड़ा, लकड़ी या प्लाईवुड पर चिपकाया जाता है। इस कपड़े पर चूना पत्थर का पेस्ट किया जाता है। पूर्व में तंजौर कलाकार प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते थे, किंतु वर्तमान में रासायनिक पेंट का प्रयोग किया जाता है। अब अगला है, तालिका 1 और तालिका 2 का मिलान करें और तालिका के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ है संस्था और दूसरी तरफ है स्थल। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधे केंद्र कहाँ है? तो ये है लखनऊ में स्थित। 1 का 4। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एवं नैदानिक संस्थान कहाँ है? तो ये है हैदराबाद में स्थित। सूक्ष्म जैविकी प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो ये है चंडीगढ़ में स्थित। और चौथा, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र के पर्यावरण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित के द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो इसका आंसर होगा जलवायु। किसी सामाजिक मानकी में काफ़ी लोकप्रिय निम्नलिखित से किस वृक्ष को अब पर्यावरण के लिए खतरा माने जाने लगा है? तो इसका आंसर होगा यूकेलिप्टस। सामाजिक मानकी के लिए लोकप्रिय यूकेलिप्टस अपना पानी सोखने की अत्यधिक क्षमता के कारण अब पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। निम्न में से कौन सा स्थान फ्लेमिंगो के लिए सबसे बड़ा प्रजनन स्थान है? तो इसका आंसर होगा कच्छ का रंग फ्लेमिंगो के लिए सबसे बड़ा स्थान है। अगला प्रश्न है, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह किसकी उक्ति है? तो इसका आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह प्रसिद्ध उक्ति विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता माई हार्ट लिफ्ट्स अप व्हेन आई बिहोल्ड में लिखित है। विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध कृति द प्रील्यूड है, जिसका प्रकाशन उनके जीवन काल के बाद ही हो पाया। विश्व के शहरी समूह जनसंख्या में मुंबई का स्थान निर्धारित किया गया है। तो इसका आंसर होगा 5वां। लाल पांडा बाघ पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा सिक्किम में पाया जाता है लाल पांडा बाघ। लाल पांडा वृक्षों पर पाया जाने वाला एक जंतु है जो भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। भारत से बाहर यह नेपाल, भूटान, चीन, लाओस व म्यांमार में पाया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? तो एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान का अध्ययन है। एंथ्रोपोलॉजी यानी नृविज्ञान ऐतिहासिक व मौजूदा भौगोलिक वितरण, सांस्कृतिक इतिहास, उत्संस्करण, सांस्कृतिक संबंधों आदि के परीक्षण द्वारा मनुष्य के शारीरिक व मानसिक संरचना के अध्ययन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। अगला प्रश्न है, पेरू का सामान्य भारवाहक पशु है। इसका आंसर होगा लामा, आंसर सी। पेरू का सामान्य भारवाहक पशु लामा है। ऊंट भारत का मुख्य भारवाही पशु है, जबकि याक नेपाल का तथा भूटान मुख्य रूप से भारवाही पशु है और आइबेक्स यूरोप का मुख्य
पशु हैं। अगला प्रश्न है, स्विफ्ट नाम से अमेरिका में बिकने वाली सुजुकी कार भारत में किस नाम से बिकी है? तो इसका आंसर होगा स्टीम, 174 का बी। स्विफ्ट कनाडा में पोलेंटियक फायर फ्लाई के नाम से अमेरिका, चिली एवं कनाडा के शेवरलेट स्प्रिंग के नाम से तथा भारत में सर्वप्रथम मारुति स्टीम के नाम से विक्रय की गई। अगला प्रश्न है, गोल्डन ट्रायंगल निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा हथियारों की अवैध बिक्री से नशीले पदार्थों की तस्करी से संबंधित है गोल्डन ट्रायंगल। म्यांमार, थाईलैंड एवं लाओस राष्ट्र नशीले पदार्थों की तस्करी के कारण गोल्डन ट्रायंगल नाम से चर्चित है। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है? तो इसका आंसर होगा नेकचंद हैं, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता। फॉल्कन रडार किस देश से खरीद रहा है? तो इसका आंसर होगा इजराइल। पिछले 2 दशक में कश्मीर से आतंकवाद के दौरान कौन सा समुदाय बहुसंख्यक रूप से पलायन किया है? तो इसका आंसर होगा कश्मीरी पंडित पलायन किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा आर्थिक वृद्धि, स्वावलंबन और रोजगार उत्पन्न करना। विश्व में कौन सा शहर वर्जित शहर के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ल्हासा, वर्जित के शहर के नाम से जाना जाता है। ल्हासा को वर्जित शहर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ के धार्मिक गुरुओं को परंपरागत विद्वेष की वजह से बाहरी लोगों का आगमन पसंद नहीं है। अगला प्रश्न है, यूएसए का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा जुलाई में मनाया जाता है। 4 जुलाई 1776 को यूएसए ने ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। इस प्रकार यूएसए का स्वतंत्रता दिवस जुलाई माह में मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन है? तो इसका आंसर होगा इग्नू विश्वविद्यालय। भाखड़ा नांगल बांध किस वर्ष बना? तो इसका आंसर होगा 1963 ईस्वी में बना था भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास सतलज नदी पर बनाया गया है। इसका निर्माण वर्ष 1948 में प्रारंभ होकर 1963 में समाप्त हुआ। सफ़ेद झंडा किसका प्रतीक नहीं है? तो इसका आंसर होगा युद्ध का प्रतीक नहीं है, जबकि सफ़ेद झंडा शांति, विराम, युद्ध विराम और दोस्ती का प्रतीक है। भारत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स यानी जिलाधीश के पद का सृजन कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1772 ईस्वी में हुआ था। भारत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद वारेन हेस्टिंग्स यानी 1772 से 85 के बीच ने 1772 में शुरू किया। 1792 ईस्वी में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जुडिशियल शक्ति को अलग का डिस्ट्रिक्ट जज के सुपुर्द कर दी गई। विलियम बेंटिंक के काल के दौरान डिस्ट्रिक्ट जज में मैजिस्ट्रियल कार्य अलग का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ जोड़कर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर पद सृजित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेतन आयोग का गठन हाल ही में किया गया? तो ये 2007 का प्रश्न है और कर रहा है हाल ही में, तो समझिए 2007 के करंट अफेयर्स से। ग्लोबल 500 में भारत की कितनी कंपनियों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा अच्छा, ये करंट अफेयर्स है। बिहार राज्य महिला कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? मंजू प्रकाश। राष्ट्रीय आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आयोग, इसमें AR सिन्हा, ये भगवान लाल साहनी है। विशाल काय दूर संचार कंपनी हची किस देश की है? तो इसका आंसर होगा हांगकांग। बिग ब्रदर्स का प्रथम प्रदर्शन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा नीदरलैंड। निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने भारत में अनलिमिटेड पोटेंशियल नामक शिक्षा पोर्टल प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने रंगभेद की नीति अपनाई? तो इसका आंसर होगा दक्षिणी अफ्रीका।
पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ? तो इसका आंसर होगा इटली में। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? तो ये विवादास्पद प्रश्न है। 13वीं शताब्दी में भारत में दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का राज्य रहा। उस काल में सैन्य विभाग को दीवान अर्ज तथा इसके प्रधान को आरिज ममालिक कहा जाता था। बलबन के काल में ही आमिर वर्ग के लिए खान की पदवी प्रारंभ की गई। सेना की सबसे छोटी इकाई सरखेल तथा सबसे बड़ी इकाई खान हो गई। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र है? संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र है जापान का। संसार का सबसे प्राचीन यानी पुराना राजतंत्र जापान का है, जो 1500 से भी अधिक वर्षों से जारी है। तो अब इस वीडियो में इतना ही। अब देखिए ये समाप्ति का साइन दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। हमने स्टैटिस्टिक्स जीके का पूरा टॉपिक समाप्त कर दिया है और इसके बाद जो टॉपिक है वो है घटना चक्र या समसामयिकी। तो वो उस समय का करंट अफेयर्स है जो आपके लिए बिल्कुल बेकार है, वो आपको नहीं पढ़ना है। तो इसलिए उस चैप्टर को हम कवर नहीं करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अब देखिए इसके बाद जो वीडियो आएगी या तो कंप्यूटर भी आ सकती है या बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, दोनों में से कोई। अगर आप जो भी कहिएगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो पहले वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। लंबा वीडियो इसलिए आपको अपलोड कराते हैं ताकि एक ही वीडियो में आप पूरे सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए, ताकि आपको बार बार डिस्ट्रैक्शन ना हो और मुझे भी परेशानी ज़्यादा नहीं होती है। एक बार में ही पूरा क्लियर कर लेते हैं, ताकि फिर बार बार सब कुछ को एडजस्ट करना थोड़ा दिक्कत होता है। तो थोड़ा सपोर्ट आप लोग का कम मिलता है, तो थोड़ा अधिक सपोर्ट कीजिए। हम कोशिश करेंगे अब जो भी प्रश्न पढ़ाएंगे उसको डिटेल इन्फॉर्मेशन बताने का जहाँ तक संभव होगा। तो अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक नमस्कार। और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि ये चैनल है जो आपके सफलता में अच्छी योगदान दे सकती है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।